टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग हमने काफी सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया, जहां पर हमने बेसिकली देखा अगर कोई भी व्यक्ति जो कि बेसिकली क्या है, सेलर है, क्या सेल करता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल की जा रही है तो ऐसे में अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होती है तो उस पर क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। और कैपिटल गेन जो अराइज होगा उस पर क्या है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे में स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स पे करना होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर। सेलर को कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करता है। अगर वो उन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो ऐसे में उसे अच्छा खासा लॉस हो सकता है। वो लॉस क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अब बात आती है कि सेलर को किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमने डिस्कस किया था कि सेलर जिस वैल्यू पर, दैट इज सेल अमाउंट, जिस वैल्यू पर प्रॉपर्टी को सेल करता है उसे कहा जाता है फुल वैल्यू कंसीडरेशन, दैट इज एफवीसी, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। इसमें से लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, उस सेल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस किए जाते हैं अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर। तो इस तरह हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो आपका आ जाता है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस कैपिटल गेन को कम करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए लोगों ने क्या किया, इस सेल अमाउंट के साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया। इट मींस कोई प्रॉपर्टी अगर 70 लाख रुपीस की सेल की जा रही थी तो लोगों ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को 40 लाख रुपीस में सेल किया और जो 30 लाख रुपीस है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी, इन द फॉर्म ऑफ कैश एलिमेंट जो है वो रिसीव करना शुरू कर दिया ताकि जो सेल अमाउंट है वो क्या हो, 40 लाख रुपीस आ जाए और उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कम हो जाए और कम से कम टैक्स पे करना पड़े या फिर टैक्स पे ना करना पड़े। तो ऐसे में इन सब बातों को देखते हुए, इन सभी प्रैक्टिसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सेक्शन 50C, स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू कंसीडरेशन इन सर्टेन केसेस। कि फुल वैल्यू कंसीडरेशन के रिगार्डिंग जो है स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस फुल वैल्यू कंसीडरेशन के साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया। तो क्या स्पेशल प्रोविजन लाया गया कि जनरली जब कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है इन द नेम ऑफ द बायर। और इसके लिए आप जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहां पर स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी के बाद जो है उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द बायर जो है वो कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी है ये क्या करती है, ये उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन डिटरमाइन करती है। इट मींस कि उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टैंप ड्यूटी पे की जानी है वो किस वैल्यू पर पे की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जनरली ये जो ड्यूटी होती है 5%, 6%, 7%, 8%, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होती है। और लेट्स से मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी वो है 85 लाख रुपीस। इट मींस कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 85 लाख रुपीस है और इस पर 5% की स्टैंप ड्यूटी जब पे कर दी जाएगी तब बायर के नाम से ये रजिस्टर होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जहां पर भी फुल वैल्यू कंसीडरेशन, दैट इज सेल्स अमाउंट, अगर इस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम होगी तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को क्या मानेंगे, फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानेंगे। इट मींस
अगर मेरी यहाँ पर सेल्स वैल्यू है 60 लाख रुपीज, मेरी मार्केट वैल्यू है 90 लाख रुपीज और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख रुपीज, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो सेल्स अमाउंट मानी जाएगी, जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा, दैट विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जिस वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है वो आपकी जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो जहां पर लोगों ने चीटिंग करना शुरू कर दिया था, सेल्स अमाउंट को, फुल वैल्यू कंसिडरेशन को जो है कम करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े या कम से कम टैक्स पे करना पड़े, वहां पर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंसर्ट किया सेक्शन 50C कि जहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू अगर होगी तो वहां पर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या मानेंगे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। अब इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को आनी शुरू हो गई। क्या दिक्कत आनी शुरू हो गई? लेट से मान लीजिए सेल्स वैल्यू है 65 लाख रुपीज और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 68 लाख रुपीज, तो लोगों ने जो है इस 3 लाख रुपीज के डिफरेंस की वजह से लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो गई, लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए। लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन 65 लाख रुपीज दिया, लेकिन सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग जो है 68 लाख रुपीज जो है वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को जेन्युइन दिक्कत आने लगी कि मार्केट वैल्यू ही वहां पर 65 लाख रुपीज है, तो ऐसे में 68 लाख रुपीज को फुल वैल्यू कंसिडरेशन ना माना जाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन इंसर्ट किया कि अगर ये डिफरेंस 10% या उससे कम होगा तो हम सेल्स वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन। इट मींस अगर मान लीजिए यहाँ पर सेल्स वैल्यू है 60 लाख रुपीज और अगर यहाँ पर वैल्यू होती स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख रुपीज, तो 60 लाख का 10% हो जाता है 6 लाख। तो इसका मतलब सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर 6 लाख रुपीज तक का डिफरेंस होगा तो सेल्स वैल्यू को ही क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। तो ऐसे में यहां पर अगर 65 लाख रुपीज आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो 60 लाख रुपीज को ही क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए वैल्यू है 70 लाख रुपीज, तो यहां पर डिफरेंस हो जाता है 10 लाख रुपीज का, और ये क्या है 10% से ज्यादा है, तो ऐसे में 70 लाख रुपीज को क्या माना जाएगा, आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कहा गया है कि अगर यह जो डिफरेंस है यह 10% तक लिमिटेड है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है सेल्स अमाउंट को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द वैल्यू अडॉप्टेड और assessed or assessable by the stamp valuation authority does not exceed 110% of the consideration received or accruing as a result of transfer. The consideration so received will be the full value of the consideration. तो जहां पर आपकी जो सेल्स वैल्यू है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें अगर 10% या उससे कम डिफरेंस है तो सेल वैल्यू को ही आपका क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। अगर 10% से ज्यादा डिफरेंस है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। हालांकि कुछ जेन्युइन केसेस में बहुत जगह ऐसा होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काफी हायर होती है जबकि मार्केट वैल्यू काफी कम होती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू पर ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उस केस में आप जो है एक वैल्यूएशन, जो वैल्यूअर होता है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट को जो है आप जो है सबमिट कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, ताकि जब भी कभी डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने फुल वैल्यू कंसिडरेशन को जो है रिटर्न्स ऑफ इनकम के अंदर क्यों नहीं दिखाया, तो ऐसे में आप उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं कि वहां की जो मार्केट वैल्यू है वो जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ही कम है। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ढेर सारी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए।